नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में वो और ज्यादा बड़े फैसले लेने वाले हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में जो कार्रवाई की है वह तो सिर्फ ट्रेलर है, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देती है। 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में पैसों को बीच में ही लूट लिया जाता था। कांग्रेस के एक पीएम ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में सोनिया गांधी बोली, मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, डरा रहे हैं, देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि देश के ऊपर कोई नहीं होता है, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, पूरे तंत्र में डर बैठा रखा है। यह तानाशाही है, यह देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इससे पहले दोस्तों, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 6 लाख में बेबी, 36 घंटे के नवजात को बेचने की तैयारी। सीबीआई ने बेनकाब कर दिया दिल्ली में बच्चों के खरीद फरोख्त का नेटवर्क। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद में आप सोचेंगे कि दुनिया में घोर कलयुग आ चुका है। जी हां दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही है। 10 दिन 15 दिन के बच्चों को इधर से उधर बेचा जा रहा है चंद पैसों के लिए। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के केशवपुरम इलाके में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी मच गई जब सीबीआई और पुलिस की टीम एक घर में छापा मारने पहुंची थी। 2 दिन तक चली रेड के बाद सीबीआई ने मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इनमें एक नवजात की उम्र महज 36 घंटे थी, यानी कि वह 2 दिन का भी नहीं था, जबकि दूसरे की उम्र 15 दिन है। रेड के दौरान केशवपुरम थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। अस्पतालों से बच्चा चोरी के इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर से अब तक 7 आरोपियों को दबोच लिया है। सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम के मकान से सीबीआई ने 2 नवजात बच्चे रेस्क्यू किए। अब सीबीआई बरामद बच्चों का डिटेल खंगाल रही है। इन बच्चों को कहां से और कैसे अपहरण किया गया है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। संजय सिंह ने बताया, तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा, शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत भी नहीं थी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को कहा कि तिहाड़ जेल में शुरुआती 11 दिन उनके लिए मुश्किल थे। वे एक छोटी सी कोठरी में बंद थे, उन्हें बाहर निकलने या किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। आम आदमी पार्टी सांसद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने जेल प्रशासन से कहा कि मुझे एक सामान्य कैदी के सभी अधिकार दिए जाएं। इसके बाद मुझे पुलिस सिक्योरिटी में कोठरी से बाहर निकलने दिया जाता था। जैसा कि दोस्तों सबको पता है, संजय सिंह दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 3 दिन पहले 3 अप्रैल को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 4 अप्रैल को वो बाहर आए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत की बड़ी छलांग, इस मामले में अगले साल हो जाएगा आत्मनिर्भर, बचेंगे करीब 750 करोड़। जी हां दोस्तों, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। देश में इतनी ज्यादा यूरिया खाद का उत्पादन होने लगेगा कि बाहर से यूरिया मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री मांडविया ने कहा कि देश में खेती के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। मांडविया ने कहा कि अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी जैसे वैकल्पिक खादों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक खादों का उपयोग फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कृषि के बारे में? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्मीना मार्च से पहले लेह में लगी धारा 144, इंटरनेट पर लगा बैन। सोनम वांगचुक बोले, अगर मार्च रोका तो इसका मतलब सरकार कुछ छिपा रही है। जी हां दोस्तों, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू
लागू करती है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इंटरनेट सर्विस को 2G तक कम कर दिया गया है। यह आदेश लेह शहर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार शाम 6 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक लागू होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें, सोनम वांगचुक वह शख्स हैं, वह वैज्ञानिक है जिन्होंने भारतीय आर्मी और लद्दाख के लोगों के लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। फिल्म 3 इडियट में आमिर खान ने इन्हीं का रोल निभाया था। इन्होंने फिलहाल क्लाइमेट चेंज के लिए 21 दिन का अनशन भी किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद के तौर पर दिलाई शपथ। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई थी। इसमें कहा था जल्द ही बाहर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को और 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की रावत रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत 6 अप्रैल को खत्म हो रही थी। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने आरोपियों की तरफ से देरी के अलग अलग आधारों पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने ईडी के आगे की दलीलों पर सुनवाई 10 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होंगे। दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही थी कि संजय सिंह के रिहा होने के बाद अब मनीष सिसोदिया भी जेल से छूट सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लिव इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष के साथ काफी समय तक रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित न हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे उस महिला को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी जिसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव गुट के प्रत्याशी को ईडी से गिरफ्तारी का लगा डर। अमोल कीर्तिकर बोले, नॉनवेज छोड़ा, जेल के लिए कपड़े खरीदे, 8 अप्रैल को पेश होना है। जी हां दोस्तों, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिवसेना यानी कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, खाने पीने में बदलाव किया है और कपड़े भी खरीदे हैं। 27 मार्च को अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया था। नाम फाइनल होने के बाद ही घंटे भर के बाद ही उन्हें ईडी का समन मिला। इसके बाद उन्हें 29 मार्च को दूसरा समन मिला जिसमें उन्हें खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 8 अप्रैल को एजेंसी ने पेश होने के लिए कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कीर्तिकर ने कहा कि पिछले समन में मैं इसलिए पेश नहीं हो सका था क्योंकि मैं अपने होम टाउन गया हुआ था। मैं सोमवार को ईडी के सामने पेश होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे गिरफ्तार करें, हालांकि मैं डरा हुआ नहीं हूं, जरूरी तैयारी कर रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर, मस्क को पीछे छोड़ा। बर्नार्ड अर्नाल्ड 18.57 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2020 के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब जकरबर्ग ने यह स्थान हासिल किया है। ब्लूमबर्ग मिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क 181 बिलियन डॉलर यानी कि 15.07 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं। मार्च महीने की शुरुआत में वह इस लिस्ट में पहले स्थान पर थे। वहीं मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ 187 मिलियन डॉलर यानी कि 15.57 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस साल एलन मस्क की नेटवर्थ में 48.4 बिलियन डॉलर यानी कि 4.03 लाख करोड़ से ज्यादा की कमी आई है, जबकि जुकरबर्ग ने अपनी संपत्ति में 58.9 बिलियन डॉलर यानी कि 4.90 लाख करोड़ से ज्यादा जोड़े हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल पर जब हमला हुआ, सत्ता आम आदमी पार्टी को मिली। नेगेटिव कैंपेन से बीजेपी को हो रहा है नुकसान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने अपने होर्डिंग्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई है और उन्हें भ्रष्टाचारी बताया है। पोस्टर में एक तरफ लिखा है कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, तो दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है। वैसे दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए हमला
हमला बोला हो। पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी ने केजरीवाल पर अखबार में विज्ञापन के जरिए पोस्टर, होर्डिंग्स लगवाकर और बयानों से हमला किया है। ये हमले कई बार निजी भी हो गए हैं। हालांकि नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को इस दाव का बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता है। अगर पिछले 2-4 साल का इतिहास देखें तो इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को ही पहुंचता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। पहाड़ पर बर्फबारी का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के 12 राज्यों में हीट वेव यानी कि लू का असर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 33 जिलों में ओले के साथ बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ स्कूलों की टाइमिंग बदलने या फिर समय से पहले छुट्टी देने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है, जबकि एक टर्फ लाइन कर्नाटक से पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैल रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बन रहा है जो मौसम प्रणाली में नमी बनाएगा। इस आधार पर 17 या 18 अप्रैल तक हीट वेव से लोगों को राहत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर 645.58 अरब डॉलर पहुंचा। लगातार छठे सप्ताह बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जी हां दोस्तों, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में 2.95 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 अरब डॉलर के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने दी है। यह लगातार छठा सप्ताह है जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। दोस्तों, इससे एक सप्ताह पहले देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 642.63 अरब डॉलर हो गया था। इससे पहले देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सितंबर 2021 में 642.45 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्लोबल एक्टिविटीज के कारण उत्पन्न दबावों के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपए की गिरावट को थामने के लिए फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ी कमी आई थी। आरबीआई हर सप्ताह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और गोल्ड रिजर्व का डेटा जारी करता रहता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे सिंघवी। कांग्रेस नेता बोले, लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, दुनिया में कहीं नहीं होता। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के करीब 40 दिन बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंघवी ने ड्रॉ के माध्यम से विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती दी। 27 फरवरी को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम के चलते विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि हर्ष और सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले थे। सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी याचिका दायर करने के बाद कहा कि ऐसा कोई कानून नियम नहीं कहता कि जिस व्यक्ति का नाम लॉटरी में निकलता है वह हारा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। आप पुरानी परंपरा और प्रथाओं को उठाकर देख लें, ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैंने राहुल गांधी और अखिलेश से समर्थन मांगा था, लेकिन बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की नगीना सीट पर ताल ठोकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने खास बातचीत में कहा कि वह मायावती के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि कैसे बहन जी ने बाहर के उम्मीदवार सुरेंद्र मैनहोल को यहां उतारा है। ये काम उन्होंने मेरे लिए ही किया है और यह परिवार का कोई सदस्य ही समझ सकता है कि वह कैसे मेरी मदद कर रही है। वह भी यही चाहती है कि मेरे समाज का नेता मेरे बाद निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरी मदद का यह तरीका चुना है। यह इशारा कोई परिवार का सदस्य ही समझ सकता है। वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से भी उन्होंने समर्थन मांगा था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप एक सीट पर मुझे समर्थन करें, मैं आपकी तमाम सीटों पर मदद करूंगा। लेकिन पता नहीं लोगों ने इसका क्या अर्थ समझा और सभी ने अपने उम्मीदवार मेरे खिलाफ उतार दिए। अब मेरी पार्टी मेरा रोल तय करेगी कि मैं उन्हें मदद करूं या ना करूं।
चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं अगली खबर। सहारनपुर में बोले मोदी, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी। राहुल और अखिलेश पर तंज, दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो गई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में 37 मिनट तक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी के दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। अरे कांट की हांडी और इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी जी कानून व्यवस्था में रत्ती भर छूट नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। हम देश को झुकने नहीं देंगे। इंडी अलायंस कमीशन के लिए और मोदी मिशन के लिए है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला, कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद। कहा, कनाडा हमारे मामले में दखल दे रहा है। चीन, रूस पर भी आरोप लगे थे। जी हां दोस्तों, भारत का कहना है कि कनाडा के चुनाव में हमारी दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने हम पर आरोप लगाया है कि भारत ने उनके चुनाव में दखल दिया है। यह आरोप बेबुनियाद है। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं है। यह कनाडा ही है जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए दो संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था, जिसमें जस्टिस ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए थे। तब प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की रैली परमिशन पर लिखी गालियां। लिखा, नहीं देंगे। एडल्ट स्टार की फोटो डाली, 5 कर्मचारी सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 रैलियों की अनुमति मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आम आदमी पार्टी ने कैथल में रैलियों की अनुमति के लिए चुनाव आयोग के ENCORI एनकोर पोर्टल पर आवेदन किया था। इन आवेदनों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO की ID से रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्शन के कारण में हरियाणवी शब्द कोनी दे यानी कि नहीं देंगे और आपत्तिजनक शब्द गालियां लिख दी। इतना ही नहीं, रिमार्क के ऑप्शन में रिजेक्शन लेटर की बजाय पोर्न स्टार मियां खलीफा का फोटो अपलोड कर दिया। इस पूरे मामले में ARO कम SDM ब्रह्म प्रकाश ने एक्शन लेते हुए पोर्टल का काम देख रहे 4 कंप्यूटर ऑपरेटर सुभाष कुमार, रामनिवास, ललित कुमार व प्रकाश सिंह और एक जूनियर प्रोग्रामर प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। दरअसल दोस्तों, कैथल के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले को लेकर कैथल के DC प्रशांत पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कार्रवाई की जानकारी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर बोले, भारत ही नहीं विदेश में भी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने इस दौरे की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लक्षद्वीप घूमने जाने की पूछताछ को लेकर लोगों की संख्या बढ़ गई है। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर इम्तियाज मोहम्मद ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे का असर देखने को मिल रहा है। यहां के लिए सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप दौरे पर स्नॉर्कलिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बीच के किनारे वॉक करते भी नजर आए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। CBSE बोर्ड 11वीं और 12वीं का एग्जाम पैटर्न बदला। कम होंगे शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, देने होंगे सिचुएशन बेस्ड सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 2024-25 सेशन के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब एग्जाम डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स में बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड ने घोषणा की है कि अब 11वीं 12वीं की परीक्षा में एप्टीट्यूड बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि बच्चा किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे, ना कि कोई लंबे चौड़े किताबों में लिखे हुए क्वेश्चंस। इसका मतलब दोस्तों यह भी है कि छात्रों को एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड जवाब ही देने होंगे। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की संख्या भी कम की जाएगी। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 11-12 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे, जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केरल के मुख्यमंत्री की अपील, टीवी पर द केरला स्टोरी न दिखाएं। पिनराई विजयन बोले, दूरदर्शन को बीजेपी RSS की प्रचार मशीन बनने से बचाना चाहिए। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दूरदर्शन चैनल पर विवादित फिल्म द केरल स्टोरी का टेलीकास्ट करने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स से फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने को कहा है। पिनराई ने गुरुवार को X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह लोकसभा चुनाव से पहले केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा। उन्होंने दूरदर्शन से यह भी कहा है कि वह भाजपा और RSS के लिए प्रचार मशीन न बने। दरअसल दोस्तों, दूरदर्शन ने 5 अप्रैल को रात 8 बजे इस फिल्म को टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। यह फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी। उस समय भी राज्य की लेफ्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में दिखाई देंगे फरदीन खान। फर्स्ट लुक आया सामने, 14 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर करेंगे वापसी। जी हां दोस्तों, एक्टर फरदीन खान 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी से वापसी कर रहे हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इस पीरियड ड्रामा सीरीज में वे अली मोहम्मद का किरदार निभाएंगे। फरदीन को आखिरी बार दोस्तों साल 2010 की फिल्म दुल्हा मिल गया में देखा गया था। इसके बाद से ही फरदीन फिल्मी पर्दे से गायब थे। तो दोस्तों यह थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।